हेलो एवरीवन, वी आर बैक अगेन विद द पार्ट बी ऑफ द चैप्टर 1। आई होप आप सबको पार्ट ए पसंद आया होगा, पर फिर भी अगर मेरे लिए कोई वैल्यूएबल सजेशंस हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके जरूर बताइएगा। आई डेफिनेटली फॉलो दैट इन माई अपकमिंग वीडियोस। तो चलिए अब हम पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। पार्ट बी चैप्टर का, दैट इज नेचर और कैरेक्टरिस्टिक of business। नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अब अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम कहेंगे कि जो बिजनेस है, बिजनेस इज अ वाइडर टर्म। बिजनेस क्या है? एक वाइडर टर्म है। इट इंक्लूड्स परचेज या प्रोडक्शन। किसकी करेंगे हम? परचेज या प्रोडक्शन करेंगे ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, यानी कि इसमें क्या आएगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? परचेज करेंगे, या तो बंदा परचेज करेगा या प्रोड्यूस करेगा। किसको? जो उसने बेचना है, यानी कि गुड्स या सर्विसेज। तो जिस भी चीज में वो डील करता है, या गुड्स या सर्विसेज जिसमें भी वो डील करता है, इसमें और चाहे अगर वो गुड्स में करता है तो गुड्स, अगर वो सर्विसेज में करता है तो सर्विसेज, या तो उसको खुद बनाएगा या उसको कहीं से परचेज करेगा। ठीक है, अब चीज बना तो ली या प्रोक्योर कर ली कहीं से, अब उसके बाद क्या करना है? सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब चीज को या तो प्रोड्यूस कर लिए या परचेज कर लिए, अब उसके बाद क्या करना है? उसको बेचना है। बेचने का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज करना। एक खरीदेगा तो एक बेचेगा, तो यहाँ सेल उसको कह दें, यहाँ हम एक्सचेंज कह दे किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की। अब लास्ट जो मेन पॉइंट है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, सबको पता है आपको, ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो क्या ऑब्जेक्टिव है? विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अब एक बात है, जो भी बिजनेस है वो अब आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता। इन मॉडर्न टाइम्स बिजनेस कैन नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। इट ऑल्सो डज नॉट एक्सिस्ट ओनली फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये भी नहीं है कि अब वो सिर्फ अपना प्रॉफिट मोटिव के लिए ही एग्जिस्ट कर सकता है या करेगा। अब वो क्या बन चुका है? इट हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट, और वी कैन से इट हैज बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी। और बिजनेस को कई तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है। अब हम वो देखेंगे। आजकल के बिजनेस को क्या करना पड़ता है? क्रिएटिंग अ कस्टमर फॉर इटसेल्फ। आजकल के बिजनेस को अपने लिए खुद ही कस्टमर क्रिएट करना पड़ता है। पहले कुछ और जमाना था। पहले ये होता था कि बिजनेस हाउसेस लिमिटेड थे, वैरायटी लिमिटेड थी, तो बायर्स कम होते थे और कस्टमर ज्यादा होते थे। तो पहले तो कस्टमर क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पर आजकल आपको पता, कंपटीशन का जमाना है, एक चीज के ही कितने प्रोड्यूसर्स हैं। तो आज के जमाने में कस्टमर अपना खुद क्रिएट करना पड़ता है एक बिजनेस हाउस को। सेकंड है कन्वर्टिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज into goods and services। अब जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज है बिजनेस के पास, दैट इज मैन, मटेरियल, मशीनरी, ये सब इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं। इनको कन्वर्ट करना गुड्स एंड सर्विसेज में, कीपिंग इन माइंड द प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर की नीड को ध्यान में रखते हुए। थर्ड है, अब हमने एक ही तरह के गुड्स और सर्विसेज तो बेचनी नहीं है, तो उसमें टाइमली इनोवेशन भी लेके आना, नहीं तो कस्टमर आपका क्या हो जाएगा? बोर हो जाएगा। और अगला है मार्केटिंग दीज गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो बनाया है उसको मार्केट में सही जगह प्लेस भी करना है, उसको कस्टमर तक पहुंचाना भी है। सिर्फ गुड्स को बनाना या इनोवेशन ही नहीं करनी, उनको राइट कस्टमर तक हमें पहुंचाना भी है। उसके लिए हमें मार्केटिंग करनी पड़ती है। मार्केटिंग इटसेल्फ इज अ वाइडर टर्म। पहले कस्टमर को ढूंढना, उसको क्या कहते हैं, सही मार्केट में प्लेस करवाना, होलसेलर्स, रिटेलर्स, एडवर्टीजमेंट, सब मार्केटिंग में आता है। तो ये आज
कल की जो एक्टिविटीज है जो आज के बिजनेस को परफॉर्म करनी पड़ती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अब एक कैरेक्टरिस्टिक तो सबसे पहला वाला जो कि सबको ही पता होगा वो है बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। वाई? एज इट इज अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट और लाइवलीहुड। तो इसलिए ये क्या बन गई? पहला तो पॉइंट हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो किसी ना किसी चीज में तो डील वो कर ही रहा है ना। तो या तो उसको प्रोड्यूस करे या उसको कहीं से प्रोक्योर करे। प्रोक्योर मतलब कहीं से इकट्ठा करे, यानी कि एक सप्लायर से खरीद के आगे बेचना। तो ये भी काम करना पड़ेगा एक बिजनेस में। तो जो भी जिस भी गुड्स में है, जो भी सर्विसेज में वो डील करना चाहता है, उसको या तो प्रोड्यूस करे या प्रोक्योर करे। थर्ड है हमारा पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट है सेल और एक्सचेंज। इसका मतलब ये है कि जो भी प्रोड्यूस किया है, जो भी प्रोक्योर किया है, उसको बेचना तो है ही है। तो बेचना तो पड़ेगा ही। बेचने मीन्स एक्सचेंज तो कराना ही पड़ेगा। कोई भी चीज अगर एक बंदा प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे फार्मर की एग्जांपल है, अगर वो क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहा है फॉर सेल्फ कंजम्पशन, तो वो क्या हो गया? दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज बिजनेस एज देयर इज नो एक्सचेंज। तो एक्सचेंज एलिमेंट एक बहुत जरूरी है। अगर एक बंदा अपना घर बेच के नया घर खरीद रहा है, तो वो भी क्या है? वो भी कोई एक्सचेंज नहीं है। डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज, हम मैं एक शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेती हूँ सर्विसेज के लिए, ऑन रेगुलर बेसिस। अब एक ट्रांजैक्शन, हमने कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन की, जैसे मैंने एक पीछे एग्जांपल जो ली है कि एक बंदे ने अपना घर बेच के नया घर खरीद लिया, तो वो क्या, वो उसने ऐसे ही अपने लिए एक अपनी चीज बेच के नई चीज खरीद ली। तो कोई रेगुलरिटी तो है नहीं कि अगर वंस और ट्वाइस हम अगर कोई साल में कोई चीज कर रहे हैं, तो दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज बिजनेस। रेगुलरिटी फीचर इज मस्ट। अगला पॉइंट है प्रॉफिट मोटिव। इफ प्रॉफिट मोटिव इज मिसिंग इन अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, देन वो ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगी। क्योंकि ये हमें पता ही है कि बिजनेस हम अंडरटेक करते हैं फॉर अर्निंग प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट ही नहीं है, लाइक एग्जांपल चैरिटी अगर हम कर रहे हैं, कोई गुड्स दे रहे हैं चैरिटी में, या कोई ऐसे ही फ्री स्कूल खोल दिए, तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज बिजनेस। व्हाई? बिकॉज प्रॉफिट मोटिव इज मिसिंग। दैट्स ऑल्सो एन एसेंशियल फीचर। द लास्ट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और रिस्क। ये तो हमें पता ही है कि कोई भी बिजनेस है दैट इज प्रोन टू लॉसेस, और देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ लॉस, दैट मे बी दिस दैट लॉस मे हैपन इन फ्यूचर। तो एक बिजनेस जो है वो हमेशा रिस्क से घिरा रहता है। कभी ना कभी कोई ना कोई रिस्क हो सकता है उसको हो जाए। तो ये एलिमेंट हमेशा ही साथ में बिजनेस के साथ रहता ही। हमने वो जो डिफरेंस पढ़ा था बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में, उसमें भी हमने यही चीज देखी थी कि बिजनेस इज ऑलवेज प्रोन टू रिस्क। ओके, रिस्क हो सकता है कि कोई मार्केट कंडीशंस चेंज हो जाए, कोई इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो रही है, या कस्टमर की टेस्ट चेंज हो रहे हैं, या बिजनेस के इंटरनल मैटर्स में कोई प्रॉब्लम आ गई कि स्ट्राइक पे चले गए हैं वर्कर्स। तो ये एलिमेंट हमेशा रहता ही रहता है जिसका प्रभाव बिजनेस को पड़ सकता है। तो ये इसके बिना भी बिजनेस नहीं चलता। ठीक है, और ये भी माना जाता है कि जो प्रॉफिट और रिस्क है वो आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है। जितना ज्यादा प्रॉफिट उठाओगे उतना ज्यादा, जितना ज्यादा रिस्क उठाओगे उतना ज्यादा ही आपको प्रॉफिट होगा, ये भी माना जाता है। लेकिन हाँ, ये है कि रिस्क उठाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझदारी से, कैलकुलेटिव रिस्क। ये नहीं कि जैसे मर्जी काम कर लिया तो चलो प्रॉफिट ही होगा, ये भी नहीं होता। तो अब हमने पढ़ना है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। वैसे तो हमें पता है कि बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, बट बेसिकली हम 3 कैटेगरीज में ऑब्जेक्टिव्स को डिवाइड करते हैं। पहला है जो मेन है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हर बिजनेसमैन बिजनेस कैरी आउट करता है फॉर अर्निंग प्रॉफिट। तो ऑब्जेक्टिव तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो ही गया। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक होता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी, और लास्ट है हमारा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। अब अगर हम बात करें पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की, कि एक बिजनेस के इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो उसके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स तो होते ही होते हैं। तो हम इसको डिटेल में पहले पढ़ेंगे।
इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को। सबसे पहले होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल। अब सर्वाइवल का मतलब तो हरी को पता ही है। सर्वाइवल का मतलब होता है कि हम एटलीस्ट जी तो सके, कुछ समय के लिए एग्जिस्ट तो कर सके। तो एक बिजनेस का सबसे पहले यही मोटिव होता है कि एक मार्केट में अगर मैं खुला हूं, उसमें मेरे इतने कॉम्पिटिटर्स हैं, तो कम से कम मैं लॉन्ग रन में अपनी एक जगह तो बना सकूं। ठीक है, और जगह तभी बनेगी जब वो अपनी कॉस्ट को कवर कर ले, प्रॉफिट चाहे मिनिमल हो, ये शुरुआती में तो नहीं भी होता। तो एक जो बिजनेस है वो सरवाइव तभी कर सकता है अगर इट इज एबल टू अर्न इट्स कॉस्ट एंड अर्न प्रॉफिट, कि अपनी कॉस्ट को कवर कर ले और थोड़ा चाहे सही पर प्रॉफिट अर्न जरूर करे। ठीक है, सेकंड इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, वो है प्रॉफिट। अब हमने सर्वाइवल में ही पढ़ लिया कि प्रॉफिट तो मस्ट है। ये एक बिजनेसमैन को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करना ही पड़ेगा। ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए, ओके, अपनी एक्सपेंशन के लिए। बिना प्रॉफिट के एक बिजनेस तो कोई एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तो चलो सर्वाइवल तो हो गई, ठीक है ना, अब एक बिजनेसमैन एग्जिस्ट कर सकता है। अब उसके बाद प्रॉफिट तो चाहिए चाहिए ना, प्रॉफिट तो मस्ट है, क्योंकि एक बिजनेसमैन रिस्क उठा रहा है तो प्रॉफिट तो उसका रिवॉर्ड है, उसका हक है, तो वो तो होना ही चाहिए। तो थर्ड है उसके बाद ग्रोथ। अब ग्रोथ है तो प्रॉफिट भी होना चाहिए। अगर एक्सपैंड करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, जो हर बिजनेसमैन चाहता है, जो जरूरी भी है, तो उसके लिए प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट के बाद हम ग्रोथ के बारे में सोचते हैं कि हाँ इतना प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, अब हम ग्रोथ के बारे में सोच सकते हैं। और ग्रोथ को हम कैसे मेजर करते हैं? इन टर्म्स ऑफ सेल्स, की इस साल इतनी हुई थी, अगले साल इससे ज्यादा की, उससे अगले साल उससे ज्यादा की। तो ग्राफ देखते हैं अपवर्ड है या डाउनवर्ड। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ब्रांचेस, एक ब्रांच थी अब 2 हो गई है, अगले साल 3 हो गई, ऐसे ग्रोथ को मेजर किया जाता है। या नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, पहले 2 थे अब 10 हैं अब 20 हैं, तो इन टर्म्स में हम अपनी ग्रोथ को मेजर करते हैं। अब हम बात करेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव की। तो सबसे पहला हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है सप्लाई ऑफ डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देती हूँ, पॉइंट क्या है, सप्लाई ऑफ डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो एक जो कस्टमर है वो आजकल बहुत कॉन्शियस है। ठीक है, उसको क्या चाहिए, एक प्रोडक्ट ऐसा चाहिए जो क्वालिटी वाला हो। ठीक है, अब क्वालिटी की बात करें तो जैसे हम कंज्यूमर गुड्स की बात करें, जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, फ्रिज, सॉरी वही की पॉइंट हो गया, कंप्यूटर, या जो भी बात करें, तो क्वालिटी का मतलब है ड्यूरेबिलिटी। एक चीज ड्यूरेबल होनी चाहिए, नहीं कि आज ली तो कल टूट गई। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे अब मैं हमारे पल्सेस की या कोई भी ऐसी चीज की, खाने पीने वाली चीजें की, तो इसमें क्वालिटी का मतलब है प्योरिटी। और अगर हम बात करें प्रेशर कुकर, कुछ ऐसी चीजें, इसमें क्वालिटी का मतलब है सेफ्टी। तो एक कस्टमर जो है वो बिजनेस से यही एक्सपेक्ट करता है कि जो भी प्रोडक्ट वो बना के बेच रहा है, दैट शुड बी ऑफ क्वालिटी एंड दैट शुड बी अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइस, यानी कि लूट मचाई हो। ठीक है, तो ये तो हो गया एक सोशल ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस को फुलफिल करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है हमारा, सेकेंड इसमें पॉइंट आता है अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से एक बिजनेस को दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो रेपुटेशन या गुडविल बिल्कुल जीरो हो जाएगी। अब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आता है जैसे ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, एडवर्टीजमेंट्स में इतना अपना प्रोडक्ट बड़ा बड़ा दिखाना और सामने कुछ ना हो। ठीक है, एडल्ट्रेशन। तो ऐसी एक्टिविटीज से एक बिजनेस को अपने आप को दूर रखना चाहिए, नहीं तो लॉन्ग रन में वो सस्टेन नहीं कर सकेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब जैसे कि हमको पता है हमारी इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग नेशन है, तो हमारे में सोशल प्रॉब्लम एक ये बड़ी है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी, एक सोशल प्रॉब्लम है। तो एक बिजनेस हाउस को क्या चाहिए, या इन बिजनेस हाउसेस को क्या चाहिए कि टाइम टू टाइम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते रहें। इसका फायदा ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयड होंगे, उसमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगी, कि हर तबके के पास इनकम होगी, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगी, कोई भूखा नहीं मरेगा। एक हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था इंप्रूव होगी, तो एक सोशल ऑब्जेक्टिव बन जाता है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एक बिजनेस की, कि वो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को क्रिएट करे, और एम्प्लॉयमेंट वो जो हैंडीकैप्ड है या डिसेबल्ड है या पुअर बंदे हैं उनको भी दे। इससे क्या होगा, पब्लिक इमेज बहुत इंप्रूव होगी, और टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे, नई चीजें सिखाए। इसका फायदा बिजनेस को भी होगा और फायदा लोगों को यानी कि एम्प्लॉयज को भी होगा कि उनकी नॉलेज अपडेट होगी, उनको नई से नई स्किल सीखने को मिलेंगी। अब अगला पॉइंट है कम्युनिटी सर्विस
या हम सोशल सर्विस भी कह सकते हैं उसको। कम्युनिटी सर्विस का मतलब है कि जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, जैसे हम टाटा की बात करें, उनको ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होना चाहिए। वैसे जैसे प्रोग्राम्स जो एनजीओज रन करती हैं या सरकार द्वारा चलाए गए जो भी प्रोग्राम्स है, तो उनमें एक बिजनेस, जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो कैपेबल हैं, उनको उनके साथ जुड़ के जरूर कुछ ना कुछ सोशल सर्विसेज या कम्युनिटी सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे फ्री डिस्पेंसरीज खुलवा दी, हॉस्पिटल्स खुलवा दिए, फ्री स्कूल्स खुलवा दे। तो इससे क्या होगा, एक बिजनेस को एक तो अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो फुलफिल करेगा, और दूसरा उस बिजनेस की इमेज भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत। और लास्ट पॉइंट है जो कि एक कॉमन पॉइंट है, अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन। अब एक बिजनेस जब भी काम करता है तो अपनी इंडस्ट्रीज जो भी लगाई होती है तो पोल्यूशन क्रिएट होता है, एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है, वाटर पोल्यूशन। अगर हम अपना वेस्ट ड्रेन नहीं कर रहे हैं तो एक बिजनेस हाउस को चाहिए कि वो ऐसा करे कि जो पोल्यूशन जैसी चीजें हैं उसको वो अवॉइड करे। उसके लिए उसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने वेस्ट को प्रॉपरली ड्रेन करना चाहिए। तो ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए एक बिजनेस के। अगला है हमारा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अब इंडिविजुअल किसके साथ रिलेटेड है ऑब्जेक्टिव? That is related to employees. That is related to employees. जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं जो बिजनेस में काम कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव उनके लिए है। सबसे पहले होगा कि हर एम्प्लॉय चाहता है कि मुझको वर्किंग कंडीशंस अच्छी मिले, गुड वर्किंग कंडीशंस हो, सेफ वर्किंग कंडीशंस हो। मतलब अगर फैक्ट्री का काम है तो मशीनरी है, तो मशीनरी अगर खतरनाक है तो उसकी प्रॉपर क्या कहते हैं, उसकी आउटलाइनिंग बाउंड्री वॉल बनी हो। तो ऐसी चीजें हैं जो एक सेफ वर्किंग कंडीशन में हर एम्प्लॉय डिमांड करता है। सेकंड, कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्टरी वेजेस एंड सैलरी। सैलरीज हम देते हैं ऑफिस स्टाफ को और वेजेस हम देते हैं वर्कर्स को जो फैक्ट्री में काम करते हैं। तो उनको अच्छी सैलरी दी जाए, सेटिस्फैक्टरी सैलरीज दी जाए। देन उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग लगवाई जाए, उनकी नॉलेज को अपडेट करवाया जाए, उनकी स्किल्स को अपडेट करवाया जाए। ठीक है। और पीयर रिकॉग्निशन एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग वो भी करवाना चाहिए। अब पीयर रिकॉग्निशन है कि जैसे अगर मैंने कोई अच्छा काम किया है तो सब में मुझे रिकॉग्निशन दी जाए, मुझे बताया जाए, मुझे रिवॉर्ड दिया जाए या मेरी कुछ तारीफ कर दी जाए। तो मैं अपने साथ वाले जो मेरे काम कर रहे हैं उनमें मेरी रिकॉग्निशन एक मुझे जाना जाएगा। तो एक ये हर चीज हर वर्कर एक्सपेक्ट करता है, हर एम्प्लॉय एक्सपेक्ट करता है। और एक उसकी पार्टिसिपेशन जरूर करवाई जानी चाहिए डिसीजन मेकिंग में, कि एम्प्लॉय को भी मोटिवेटेड फील करते हैं कि हाँ हमारी भी सुनी जाती है। और लास्ट पॉइंट है कि अपने एम्प्लॉयज को हम फ्री मेडिकल फैसिलिटीज दे दें, हाउसिंग फैसिलिटीज दे दें, ट्रांसपोर्टेशन फ्री कर दें, बच्चों के लिए कुछ कर दें। तो ये भी एक क्या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव जो एक बिजनेस अपने एम्प्लॉयज के लिए, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए फुलफिल करते हैं। तो सेकंड है फॉर ग्रोथ और एक्सपेंशन। ये भी हमने पीछे पढ़ लिया है। आई फील देयर इज नो नीड टू रिपीट। अगर ग्रोथ है करनी है, एक्सपेंड करना है, तो प्रॉफिट जो है वो जरूरी है। क्योंकि प्रॉफिट क्या होगा, अगर प्रॉफिट है तो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है बिजनेस, तो बिजनेस सोच सकता है कि हाँ मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ और जो भी मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ उसको मैं री इन्वेस्ट कर दूं अगर बिजनेस में, विच बिकम्स एन इंटरनल सोर्स ऑफ फंड। कि बाहर से नहीं मैंने उठाया, लोन नहीं लिया कहीं बैंक से, या मुझे अपने एसेट नहीं गिरवी रखने पड़े, मुझे लोन लेके हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा, मेरे पास अपना प्रॉफिट है, मैंने उसको री इन्वेस्ट कर लिया। तो दैट बिकम्स अ चीपर सोर्स ऑफ फंड विच वी ऑल्सो कॉल इट एज इंटरनल सोर्स ऑफ फंड। तो अगर वो प्रॉफिट है तो एक बिजनेस हाउस आराम से एक्सपैंड या ग्रो कर सकता है। देन थर्ड पॉइंट है हमारा सिंपल ऑफ एफिशिएंसी और इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। थर्ड पॉइंट है सिंबल ऑफ एफिशिएंसी। सिंपल ऑफ एफिशिएंसी का मतलब है कि अगर एक बिजनेस हाई प्रॉफिट कमा रहा है तो नेचुरली उसकी मैनेजमेंट है जो उसको मैनेज कर रही है, जो बिजनेस के रिसोर्सेज को अच्छी तरह से लगा रही है, यूज कर रही है, उसकी एफिशिएंसी शो हो जाती है। बिजनेस की एफिशिएंसी शो होती है कि हाँ ये बिजनेस तो बड़ा अच्छा है, तभी इतने अच्छे प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, गुडविल बन जाती है, रेपुटेशन बन जाती है। ठीक है। तो एक तो हो गया सिंबल ऑफ एफिशिएंसी। अगला है हमारा रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। अब एक बिजनेसमैन है, वो रिस्क उठाने को बिल्कुल तैयार है। ठीक है। वाई? इन द होप ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। एक बिजनेसमैन प्रॉफिट रिस्क उठाने को तैयार है तो उसको बदले में कुछ तो चाहिए होगा ना। तो बदले में क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है कि रिस्क एंड प्रॉफिट आर डायरेक्टली रिलेटेड। एक बिजनेसमैन अगर रिस्क उठाएगा तो उसे ही प्रॉफिट होगा, अगर नहीं उठाएगा तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, वो ग्रो नहीं कर सकेगा। प्रॉफिट आर डायरेक्टली रिलेटेड। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्प टू गेन रेपुटेशन और गुडविल। नेक्स्ट पॉइंट है
हेल्प टू गेन रेपुटेशन। एक बिजनेस में अगर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, लॉस मेकिंग कंपनीज है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है, तो ऑब्वियसली गुडविल किसकी होगी, रेपुटेशन किसकी होगी, ऑब्वियसली जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है, क्योंकि एक तो उनकी इमेज बन जाएगी मार्केट में कि हाँ ये बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, तो उनके जो शेयर्स है, अगर वो शेयर्स देते हैं लोगों को, इश्यू करते हैं, तो क्या होगा, उनके शेयर का मार्केट प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है। और एक उनको अगर लोन चाहिए हो मार्केट से, वो भी आसानी से मिलेगा, बैंक वालों को भी इन्फॉर्मेशन होगी कि ये बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, आराम से उनको क्रेडिट मिलेगा या लोन कह सकते हैं, मिल सकता है। और इम्प्लॉयज को भी वो अच्छी सैलरी और उनकी अच्छी ग्रोथ करवा सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। अभी जो क्लासिफिकेशन है ये हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, काम के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे। तो दो तरह से ये कैटेगराइज्ड है, पहले है इंडस्ट्री, दूसरी है हमारी कॉमर्स। अब आज हम डिटेल में पढ़ेंगे इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री हमारी वो एक्टिविटी है जिसमें रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट करते हैं यूजफुल प्रोडक्ट्स में। यानी कि इंडस्ट्री में क्या करते हैं हम, इंडस्ट्री में वो सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी, इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज related to production and processing of raw materials, okay, into finished products। जिसमें हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री में वो सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी जिसमें या तो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या हम प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग हमें पता है कि कई स्टेजेस से एक प्रोडक्ट को प्रोसेस किया जाता है और हमारे पास क्या आ जाएगा, फिनिश प्रोडक्ट। तो प्रोसेसिंग या प्रोडक्शन सब कैरी की जाती है इंडस्ट्री में। और इसमें एक और चीज होती है, और हम क्या करते हैं, इसमें वो एक्टिविटीज भी आएंगी जिसमें हम रेयरिंग करते हैं एनिमल्स की एंड अदर लिविंग स्पीशीज, जिसमें प्लांट्स वगैरह भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिकली इंडस्ट्रीज के बारे में, जिसमें हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं यूजफुल प्रोडक्ट में, जिसको हम फिनिश प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसमें वो सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, जिसमें हम रॉ मटेरियल से कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं या रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके क्या बना रहे हैं, फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं। और यहाँ इसमें वो एक्टिविटीज भी आ जाएंगी जिसमें हम रेयरिंग करवाते हैं एनिमल्स। अब इंडस्ट्री का मतलब ये है, इट मीन्स ग्रुप ऑफ फर्म्स, ओके। इंडस्ट्री में क्या होता है, ग्रुप ऑफ फर्म्स होती हैं दैट आर प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स, ठीक है जी। इंडस्ट्री में क्या आता है, ग्रुप ऑफ फर्म्स होती है जो एक ही तरह के या रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना रही होती हैं, ठीक है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें क्या होगा, हर कोई फर्म, डिफरेंट ग्रुप ऑफ फर्म्स होंगी जो क्या बना रही होगी, क्लॉथ बना रही होंगी। अगर हम सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें क्या होगा, ग्रुप ऑफ फर्म्स होंगी जो सीमेंट को बना रही होंगी। तो इंडस्ट्री क्या होती है, ग्रुप ऑफ फर्म्स होती है जो एक ही तरह के या रिलेटेड प्रोडक्ट्स या गुड्स बनाती है, ठीक है। अब इंडस्ट्री बनाती क्या है, दो तरह के गुड्स बनाती है। दो तरह के गुड्स होते हैं कंज्यूमर गुड्स, दूसरे होते हैं कैपिटल गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं विच आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर, जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करता है, जैसे ब्रेड, बटर, मिल्क, टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ये सब। और कैपिटल गुड्स वो होते हैं जिसमें आते हैं जैसे मशीनरी, ठीक है जी, सीमेंट, कुछ ऐसी चीजें
कुछ ऐसी चीजें आती हैं इसमें जिसमें क्या होता है, ये डायरेक्टली कंज्यूम तो कोई भी कंज्यूमर नहीं करेगा, ये इस्तेमाल की जाती है, कैपिटल गुड्स फर्दर इस्तेमाल की जाती है प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स के लिए। मतलब ये तो डायरेक्टली कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया, जैसे ब्रेड, बटर, मिल्क, पल्सेस, टीवी, फ्रिज, रेफ, जो भी। और ये जो है कैपिटल गुड्स, इसमें आएगी मशीनरी, सीमेंट, जो डायरेक्टली एज अ कंज्यूमर नहीं इस्तेमाल करता, इनकी मदद से हम फर्दर प्रोडक्शन करते हैं किनकी, यूजफुल प्रोडक्ट की। जैसे मशीन इंडस्ट्री हमारी बेसिकली 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री करें तो प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है जी, एक होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री, अब एक है टर्शरी इंडस्ट्री। अब ये अलग तरह की इंडस्ट्री है, तो बेसिकली ये ही दोनों है जो हमारी इंडस्ट्रीज क्लासिफिकेशन में हम इनको लेते हैं। टर्शरी इंडस्ट्री एक सर्विस सेक्टर कहलाता है, तो वो एक अलग तरह की इंडस्ट्री है जो बेसिकली इंडस्ट्री तो नहीं है, जो कि सर्विस सेक्टर में आता है, पर अगर हम उसको इंडस्ट्री में नाम देना चाहें तो उसको टर्शरी इंडस्ट्री का नाम दिया जाता है, जो कि हम सबको पता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री। हाँ जी, प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें वो सारी एक्टिविटीज आती हैं विच इज रिलेटेड टू दी एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज and reproduction of living species। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में बेसिक काम क्या होता है, या इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं जिसमें हम प्रोक्योर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, जो हमारा बन जाता है रॉ मटेरियल का काम करता है, और उस रॉ मटेरियल को हम ले जाते हैं आगे वाली स्टेज में, यानी कि सेकेंडरी इंडस्ट्री में, जहां पे हमारी फाइनल प्रोडक्शन की जाती है, जहां पे हमें क्या मिलते हैं, हमारे यूजफुल प्रोडक्ट या फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। अब इसमें या तो हम नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इकट्ठा करेंगे कहीं से भी, चाहे वो पेड़ को काट के हम लकड़ी इकट्ठी कर रहे हैं, चाहे हम जमीन में खोद के आयरन ओर निकाल रहे हैं, चाहे हम क्रूड ऑयल निकाल रहे हैं, वो जमीन में जो भी हम कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। या इसमें और क्या आ जाता है, रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीशीज। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लिविंग स्पीशीज यानी कि प्लांट्स या एनिमल्स या फिशरी जिसको हम कहते हैं, उनकी हम कुछ ऐसे रिप्रोडक्शन करवा देते हैं, उनकी टेक केयर करना, उनकी रेयरिंग करना। जैसे हम काऊ की बात करें तो काऊ की हम टेक केयर करेंगे, रेयरिंग करेंगे, तो इससे क्या मिलेगा हमें, हमारा डेयरी फार्मिंग का बिजनेस आराम से चल सकता है। अगर हम बात करें अपनी फिशिंग की, जो हम पॉन्ड्स में रखते हैं उनको, तो उसको क्या कहते हैं, हम पिसीकल्चर कहते हैं। और अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो हम 2-3 जैसे स्पीशीज को इकट्ठा करके खाद वगैरह डाल के हम नई तरह की कोई स्पीशीज को उत्पन्न उसकी पैदावार करते हैं, तो वो क्या कहला जाता है कि हम उनकी रिप्रोडक्शन करा रहे हैं। नर्सरीज में हम कराते हैं लिविंग स्पीशीज, इसमें प्लांट्स की बात करें तो नर्सरी में हम कराते हैं। ये सारी चीजें आगे हम इस्तेमाल करते हैं एज अ रॉ मटेरियल इन सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो ये सारी एक्टिविटीज किस में आ जाती हैं, प्राइमरी इंडस्ट्रीज की। अगर हम कैटेगरीज बनाए तो एक है हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, दूसरी बन जाती है हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री। हमने मतलब के बेसिस पे ही 2 क्लासिफिकेशन बनाई है, तो सबसे पहले एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, नाम से समझ आ रहा है कुछ एक्सट्रैक्ट करना, कुछ निकालना। तो वी आर हियर, व्हाट वी आर डूइंग हियर और व्हाट इन दीज इंडस्ट्रीज हैपन, नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ एक्सट्रैक्ट करना या नेचुरल रिसोर्सेज को ही एक्सट्रैक्ट करना और उनका इस्तेमाल करना एज अ रॉ। सेकेंड हम बात करें तो जेनेटिक इंडस्ट्रीज की। जेनेटिक इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसमें वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जिसमें हम रेयरिंग करवाते हैं, ब्रीडिंग कराते हैं, रिप्रोडक्शन कराते हैं, किनकी, एनिमल्स, प्लांट्स, फिश, इनकी एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, फिश, ये सारी चीजें आती हैं जेनेटिक इंडस्ट्री में। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री, अब इसमें हमने क्या किया, जो भी हमारा यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट क्या मिला हमें यहाँ पे, रॉ मटेरियल, उसको हम लेके गए इधर, ठीक है। इधर क्या किया, आगे फर्दर प्रोसेसिंग की या प्रोडक्शन की, किसकी, फिनिश्ड गुड्स की। तो ये काम कहाँ होगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री में।
where the raw material procured from primary industries, they are processed or they are further produced into finished goods. तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया प्राइमरी इंडस्ट्री में जो भी हमें रॉ मटेरियल मिला है, जैसे हम बात करें कि आयरन ओर तो हमें मिलेगा अर्थ में से, ठीक है। अब उसकी लेकिन प्रोसेसिंग जो की जाएगी, यानी कि उसको प्रोसेस करके जो स्टील बनाया जाएगा, दैट विल बी डन इन सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो दो तरह की होती हैं, एक होती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है जी। एक होती है हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब हम पहले डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज है जिसमें रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, रॉ मटेरियल की फॉर्म को बदल के उसको इसमें कन्वर्ट किया जाता है फिनिश्ड फॉर्म में, यानी कि फिनिश्ड प्रोडक्ट में, यूजफुल प्रोडक्ट में। जैसे हमने पढ़ा था आयरन इंटू स्टील, ओके, टिम्बर इंटू फर्नीचर, एग्जाम्पल लिख रही हूं, टिम्बर इंटू फर्नीचर। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की और भी टाइप्स हैं। इंडस्ट्रीज की फर्दर टाइप्स हैं, एक है एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, रॉ मटेरियल को ना, क्योंकि स्टार्टिंग तो रॉ मटेरियल से ही होनी है, रॉ मटेरियल को क्या किया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है। और ब्रेकिंग के बाद जो इंडिविजुअल हमें मिलते हैं प्रोडक्ट्स, वो अलग अलग क्या होते हैं, फिनिश प्रोडक्ट ही होते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं जैसे मतलब ये जो ब्रेक करके मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये क्या होते हैं, हमारे फिनिश प्रोडक्ट ही होते हैं। इनका पर्पस डिफरेंट होता है, इस्तेमाल करने का जो हमारा यूज है, पर्पस है, वो डिफरेंट है। बात करते हैं हम इसमें क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल हमने धरती से एक्सट्रैक्ट किया, जब इसको हमने ब्रेक किया, इसको हमने प्रोसेस किया, हमने इसकी प्रोसेसिंग करवाई, यानी कि इसको ब्रेक डाउन किया, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिले। जैसे हमें मिल गया डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन ऑयल, ठीक है, गैसोलिन, ये मैंने एक एग्जांपल ली है। दूसरी टाइप है इसकी सिंथेटिक इंडस्ट्री। दो या दो से ज्यादा मटेरियल मिक्स होके आर मिक्स्ड टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। एग्जाम्पल लेंगे इसमें, जैसे वेरियस केमिकल्स को हम मिक्स करके क्या बनाते हैं, सोप बनाते हैं। वेरियस केमिकल्स को मिक्स करके हम क्या बनाते हैं, पेंट बनाते हैं। वेरियस केमिकल्स को हम मिक्स करके क्या बनाते हैं, कॉस्मेटिक्स बनाते हैं। तो ये इसकी क्या हो गई, एग्जाम्पल। थर्ड टाइप है हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नाम से ही समझ आ रहा है, हमने क्या करना है, प्रोसेस करना है। किसको प्रोसेस करना है, रॉ मटेरियल को। कहाँ प्रोसेस करना है, वेरियस स्टेजेस से, ठीक है। और हमें क्या मिल जाएगा, फिनिश प्रोडक्ट मिल जाएगा। जैसे हम बात करें क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग की, सबसे पहले क्या होता है, कॉटन को हम उसका थ्रेड बनाते हैं, फिर वीविंग करते हैं, क्लॉथ बनता है, फिर आगे मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें रॉ मटेरियल को हमने प्रोसेस किया इनटू वेरियस स्टेजेस एंड देन वी ऑब्टेन्ड आवर फिनिश प्रोडक्ट, जो कि फोर्थ टाइप है हमारी इंडस्ट्री की, असेंबली इंडस्ट्री। तो हम बात कर रहे हैं असेंबली इंडस्ट्री की। असेंबली इंडस्ट्री क्या होती है, मैं एग्जांपल बाद में लूंगी। असेंबली इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें डिफरेंट फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके एक न्यू फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे हम बात करें लैपटॉप की, तो डेल लैपटॉप बनाता है ना, उसमें प्रोसेसर भी चाहिए, कैमरा भी चाहिए, स्पीकर भी चाहिए, स्क्रीन भी जो बनती है वो भी चाहिए। अब अगर डेल ये सारी चीजें खुद मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दे, जैसे कैमरा भी खुद बनाना शुरू कर दे, स्पीकर भी खुद बनाना शुरू कर दे, प्रोसेसर भी खुद बनाना शुरू कर दे, इतना सारा एक अगर डेल करना शुरू कर देना, तो शायद उतनी एफिशिएंटली आज वो ना वर्क कर सके जितना वो कर रहा है। तो क्या होता है, इन इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि जो चीज अगर एक ही इंडस्ट्री में नहीं बन सकती, ठीक है, या एक बंदा नहीं इकट्ठे बना सकता, तो वो क्या करता है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज से उसको क्या करता है, इकट्ठा करता है, असेंबल करता है, कंबाइन करता है, इकट्ठा करके, ठीक है, फिर उसको क्या करना है, कंबाइन कर देना, और क्या मिलेगा हमें, एक न्यू फिनिश प्रोडक्ट। इसकी एग्जांपल है एक लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीविजन, रेडियो, वॉशिंग मशीन। अब हमने आगे पढ़ना है जो हमारी सेकंड टाइप थी सेकेंडरी इंडस्ट्री की, जो हमारी सेकंड टाइप थी वो थी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री।
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, नाम से ही समझ आ रहा है कंस्ट्रक्शन मीन्स कुछ कंस्ट्रक्ट करना। इसमें क्या हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, रोड्स, बिल्डिंग, डैम्स, ठीक है। तो कुछ कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, कुछ बनाना, कुछ खड़ा करना, तो यह आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। जैसे रोड, बिल्डिंग्स, डैम्स, फ्लाईओवर्स, ये इनकी एग्जांपल हैं, या कह दो ये इनका एंड प्रोडक्ट है जो बन के आता है, हमें मिलता है। अब इस इंडस्ट्री में जो भी मटेरियल यूज होता है एज अ रॉ मटेरियल, वो कहां से हमें मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से। हमने पढ़ा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो जो भी रॉ मटेरियल यूज करता है ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कहां से इसको मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से। बात करें आयरन एंड स्टील की, सीमेंट की, लाइन की, ये कहां मिलता है, ये स्टील इंडस्ट्री से हमें मिलता है। अब इनका ये यूनिक फीचर यही है कि ये जो भी बनता है इन इंडस्ट्रीज के अंदर, दैट कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे स्टिक टू वन प्लेस ओनली। ये तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब हम पढ़ेंगे टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री जिसे हम सर्विस सेक्टर या सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है जी। सो टर्शरी इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ठीक है। वाई? टू प्रमोट स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज तो हमें मिल गए सेकेंडरी इंडस्ट्री से, ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्री को अपना कहां से सामान मिला था, प्राइमरी इंडस्ट्री से। तो इन बन तो गया, अब इनको कस्टमर तक पहुंचाना भी तो है, अल्टीमेट कस्टमर तक, तो वो कौन करता है, ये सेक्टर करता है, ठीक है। तो बेसिकली टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड सर्विस टू प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं इसके अंदर, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग, एंड लास्ट इज एडवर्टाइजिंग, ठीक है जी। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गई, एक सर्विस हो गई टू facilitate the movement of goods from one place to another, or we can say from the place of consumption to the from the place of production to the place of consumption. Even अगर विदिन अगर आप लोकल एरिया पे भी देखें तो एक दुकानदार दूसरे दुकानदार से सामान मंगवाता है, तो कभी कभी आपने देखा होता है ऑटो भी जा रहे होता है या रिक्शे पे लेके जा रहा होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन तो है ही, ठीक है। बैंकिंग क्या है कि इंडस्ट्रीज को कभी कभी सामान बनाने के लिए जो है उनको लोन चाहिए, क्रेडिट चाहिए, या जो एक इधर से सामान खरीद के आगे बेचते हैं, यानी कि ट्रेडिंग फर्म्स जो होती है जो बाइंग एंड सेलिंग की करती है, उनको भी कभी कभी माल डालने के लिए लोन चाहिए होता है, कभी कभी नहीं भी होता, तो वो कौन देगा, बैंक ही देगा, बैंकिंग ये। देन इंश्योरेंस। अब बिजनेस मैंने पहले बताया था इज प्रोन टू वेरियस टाइप ऑफ रिस्क, है ना। तो अगर कभी आग लग जाए या कभी कोई ज्यादा ही बड़ा कोई नुकसान हो गया है, कुछ हो गया, तो इंश्योरेंस होती है। इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है, बिजनेस की इंश्योरेंस कर देती है कि अगर कल को अगर कोई नुकसान हो जाए बिजनेस को, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, कंपेंसेट कर देती है, और एक बिजनेसमैन फिर से अपना बिजनेस शुरू कर पाता है, खड़ा हो पाता है फिर से। अब है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या होता है, वेयर हाउसिंग क्या करती है, हम इनको कहते हैं गोडाउन्स कह सकते हैं। जैसे जो भी सामान प्राइमरी या सेकेंडरी इंडस्ट्री से मिलता है हमें, ठीक है, उनको स्टोर करना है, ठीक है। ये तो है नहीं कि आज बनाया और आज ही सारा बिक गया, तो हमें स्टोर करने की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, वेयर हाउसिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं हमारे गुड्स की। लास्ट है एडवर्टाइजिंग। अब हर कस्टमर को तो हर चीज की इन्फॉर्मेशन नहीं ना होती, पहुंचानी पड़ती है। अब नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, एडवर्टाइजिंग के द्वारा, जो कि कंपनीज या बिजनेस हाउसेज अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं प्रोडक्ट की, और वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है कस्टमर्स तक। तो इसी वजह से, इन 5 चीजों की वजह से हमारा सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी इंडस्ट्री और प्राइमरी इंडस्ट्री जो भी दोनों अगर हम बात करें तो वो चलती हैं, ठीक है। तो मैं एक अगर रिकैप्चुलेट करना चाहूं तो हमने पढ़ा है प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, और हमें पढ़ा है टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में हमने पढ़ा था एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है, और दूसरी हमने पढ़ी थी जेनेटिक इंडस्ट्री के बारे में। इसमें हमने पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और
पढ़ा था हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की आगे टाइप पढ़ी थी। पहले हमने बताया था कौन कौन से गुड्स बनाते हैं, कंज्यूमर गुड्स, एक इंडस्ट्रियल गुड्स, और फर्दर मैंने इनकी टाइप बताई थी जैसे एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और एक बताई थी हमने असेंबली इंडस्ट्री। ठीक है, और टर्शरी में हमने पढ़ाई है ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड लास्ट में पढ़ा एडवर्टाइजमेंट। तो ये मैंने आपको एक बता दिया तीनों इंडस्ट्रीज के बारे में। So this completes the part B of the chapter. We will be back again with the part C that will conclude the whole chapter 1, that is nature and concept of business. Kindly subscribe my channel. We'll meet soon. Thank you. Bye. Take care.